हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे अपने जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं। जो मैंने 3 बार जो अपना इंटरव्यू क्रैक किया था, जिसमें से एक बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ था ओबीसी बैंक में हुआ था, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था और एक बार आरआरबी में, सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में हुआ था। तो चलिए, इन तीनों ही इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को मैं एक ही में क्लब कर रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है मैंने, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पैरेलली साइड की साइड में एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है तो आपके लिए क्या सजेशन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे वो बैंक के जोनल ऑफिसेज में हुए थे और एक बार स्टेट के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक लोकेशन थी वहाँ पे मेरा ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। दोस्तों, मेरे जो इंटरव्यू हैं जनरली बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन में चलते हैं। तो जनरली लोगों का जहाँ 5-7 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है, मेरा इंटरव्यू जो है करीब करीब मान के चलिए 15 से 20 मिनट तक जाएगा, उस पैनल के लिए भी जो जल्दी जल्दी निपटा रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं जो आपको मतलब ड्यू कोर्स में समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इतने लंबे जा रहे हैं। दूसरा, जब भी आपका इंटरव्यू लंबे टाइम तक जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। ये आपका एक गुड साइन होता है। इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है बट स्टिल दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी इंटरव्यू या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का खत्म होता है, या जिनको कुछ नहीं पता होता तो 2 मिनट में उनको समझ में आ जाता है कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। दोस्तों, मैंने जो इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज़ की थी, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन क्वेश्चन का आंसर उन्होंने मतलब क्वेश्चन मेरे से हिंदी में पूछा था, तो मैंने उनका रिप्लाई हिंदी में ही दिया था। दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में तो हिंदी चूज करिए। इससे होता क्या है दोस्तों, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उसमें आपकी कन्विंसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका आधा माइंड फोकस कर रहा है कि इंग्लिश क्या बोलनी है मेरे को, और आधा माइंड फोकस्ड है कि क्या आपको आंसर करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो है लैंग्वेज अगर कंफर्टेबल है तो ही इंग्लिश बोलिए, नहीं तो हिंदी बोलिए। दूसरा, इंटरव्यू के सामने ना घर में प्रैक्टिस, सॉरी मिरर के सामने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत से लोगों की ये दिक्कत है कि वो इंटरव्यू में ना यूं और यूं चेयर को यूं घुमानी शुरू कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता, बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है। तो प्रैक्टिस करिए घर पे। और दूसरा, हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करिए। जैसे अभी भी मैं एक्सप्लेन करते हुए हाथ उठा रहा हूँ बार बार, हमारी आदत होती है हाथ को उठाने की। तो ये एक दो टिप्स थी जो मेरे को अपने टाइम पे मतलब समझ में आई थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ना, पहला क्वेश्चन हर बार मेरे से लगभग यही पूछा गया है, या तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। 2 बार उन्होंने पूरी सुनी है बट एक बार उन्होंने बीच में ही मेरे को रोक दिया था, और जो मैं बोल रहा था उसी पे उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया था। क्योंकि क्यों, और वो क्यों रोक दिया था, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में ही कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जिनके ऊपर ना क्वेश्चंस या तो इमीडिएटली रेज कर लेते हैं या फिर वो नोट डाउन कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो इसने बोला था वो हमें पूछना है। और जो मैं बोलता हूँ ना, उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर किया करता था। ऐसा ना हो कि आपने कुछ पॉइंट बोल दिया और उसके बाद आपसे वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो मैं बीच बीच में कुछ बोलता रहता था। ड्यू कोर्स में वो वीडियो में बताऊंगा मैं क्या बोलता था, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। लोग क्या है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं, जो काम के पॉइंट बोल सकते थे वो नहीं बोलते हैं। अच्छा, बैंकिंग से पहले भी मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं प्राइवेट कंपनीज में। तो ये वाला जो रूल है हिंट थ्रो करने वाला, वहां पे भी इसने काम किया है। अच्छा, हिंट लाइक मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ यूनिक बातें बोलिए आपके बारे में इंट्रोडक्शन में, या स्ट्रेंथ में, या वीकनेस में, या हॉबी में, या कोई भी अपॉर्चुनिटी जैसे आपको मिलती है आपकी हिंट थ्रो करने के लिए, वहां बोलिए। क्योंकि हिंट आपका एक्सपर्टीज एरिया है, वहां पे आपने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। और 4-5 क्वेश्चन अगर बैक टू बैक आपके उस एरिया से आ जाते हैं जो आपको पता है, तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाते, क्योंकि आपने आंसर दे दिया है। इंटरव्यूअर भी पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ भाई, बहुत अच्छे से आंसर दिया। उसको नहीं पता है कि आप ये प्रिपेयर करके आए थे, उसको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ रैंडम पूछा और आप आंसर कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इंटरव्यूअर पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमने ना एक ऑल टेरेन व्हीकल फैब्रिकेट किया था। ये हमारा एक व्हीकल हुआ करता था, फॉर रेफरेंस मैंने बता दिया, दिस इज फॉर मी। तो ये हमने एक व्हीकल बनाया था, ऑल टेरेन व्हीकल, ठीक है। इसमें मेरा रोल था इनोवेशन हेड का। ये हमेशा मैं स्ट्रेंथ में बोल दिया करता था, अगर स्ट्रेंथ में नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं बोल दिया करता था आई एम ए टीम लीडर।
कि पॉजिटिविटीज में व्हाई शुड वी हायर यू, तो उसमें बोल दो टीम लीडर, मतलब कहीं पे भी मौका मिले इसको फंसा दो वहां पे। अब जैसे ही टीम लीडर बोलता था, पैनल के हेड में चली जाती, दिमाग में चली जाती थी ये बात कि भाई टीम लीडर है तो बता कैसे, व्हाई डू यू थिंक सो कि यू आर ए गुड टीम लीडर और यू आर ए टीम लीडर एटलीस्ट। तो फिर मैं क्या करता था कि जैसे ये बोलता था कि मैं टीम लीडर था ऑल टेरेन व्हीकल का, तो उनके दिमाग में ना अब फॉलो अप क्वेश्चन आ जाते थे, क्योंकि ऑल टेरेन व्हीकल का नाम सुनते ही ना दे यूज टू बी mesmerized विद द आइडिया ऑफ एटीवी, ऑल टेरेन व्हीकल। तो इंटरव्यू पैनल ना फिर उसके बाद स्ट्रेंथ से शुरू हुआ, मैंने बोला टीम लीडर, टीम लीडर से बात गई ऑल टेरेन व्हीकल पे, ऑल टेरेन व्हीकल से ये चली जाती थी, दो तीन क्वेश्चन इसके बारे में पूछे पूछे जाते और फर्दर क्वेश्चन भी हो जाते थे, और ये मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाता था। तो अब आंसर आपके अच्छे निकलते हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मैंने पैनल को नेविगेट किया है, जहाँ मेरे को जो चीज़ें पता थी उन बातों पे लाने के लिए। अदरवाइज वो कुछ भी पूछ सकते थे, मैं उनको एटीवी पे ले आया और ये एरिया मेरे को पता है। अच्छा, इवन इंटरव्यूअर भी खुश है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी बात नहीं बोलोगे ना तो उसको डिग करना पड़ेगा, आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, कुछ ये पूछना पड़ेगा वो पूछना पड़ेगा। आपने बैठे बैठे उनको दाना डाल दिया और वो ट्रैप में फंस गए। तो आपके लिए भी काम कर रहा है, ये इंटरव्यूअर के लिए भी काम कर रहा है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो भी सुबह से बहुत से लोगों को इंटरव्यू कर रहा है, उसको कोई खास मजा नहीं आ रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है, उसका उसका पैसा मिला है, दैट्स ऑल ही इज डूइंग। तो आप उसका काम आसान करो तो वो आपका काम आसान करेगा। देखिए, हॉबी रिलेटेड ना क्वेश्चन मेरे से सभी इंटरव्यूज में पूछे गए। मेरी कोई खास हॉबी नहीं थी, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट करी थी, डायरी राइटिंग जो है थोड़ी बहुत रही है किसी टाइम पे। तो और मैंने एक ही बोली थी, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो आ गया था ये कि ये स्टार्ट ही क्यों करी आपने, ये कहाँ से आइडिया आ गया। तो मैंने फिर से हिंट डाल दिया कि सर मैंने तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मतलब ये शुरू करी थी, मैंने कहीं पे पढ़ा था, गूगल किया था कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है। तो उन्होंने कहा था या या तो किसी से बात करो, या डिस्कस करो, या राइट करो। तो मेरे लिए सबसे आसान यही था कि इन दोनों में मैं कंफर्टेबल नहीं था किसी के साथ। तो मैंने ये डायरी राइटिंग शुरू किया, मगर इससे मेरे को बहुत हेल्प हुई, ये मेरे लिए कंपेनियन की तरह बन गया था कि अपने इमोशंस को मैं इसमें डाल दिया करता था। और दूसरा, जब मैं पीछे की चीज़ों को पढ़ता था तो मेरे को इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूव करने के लिए भी पॉइंट मिल जाते थे कि मेरे को ना उस पॉइंट पे जो मैंने बात लिखी है, शायद मेरे को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ये मैंने एक ही पॉइंट को मान के चलिए 2 से 3 पॉइंट बना दिए। अब उसमें उसको भी मज़ा आ रहा है, उसने और क्वेश्चन पूछे, मैं बीच बीच में और भी हिंट डाल देता था कि भाई कई और भी एडवांटेज हुए। अब उसके ऊपर फर्दर क्वेश्चन आने लगे कि क्या एडवांटेज हुए, इन्हीं में से कुछ पॉइंट को, एक दो और एड ऑन पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले वो पूछते थे हाउ इट हेल्प्ड यू, यही सारे पॉइंट, कि आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, आप अपने आप को इम्प्रूव करने लग गए, आपको एक स्ट्रेस फील जो होता था, वो आप लिख देते हो ना कोई भी बात को, तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। और ये बैंकिंग को कैसे हेल्प करेगा, तो मतलब मैं लोगों को एनालाइज कर सकता हूँ जैसे मैं खुद को एनालाइज किया करता था। और मतलब कल को रूल्स एंड मैनुअल्स जो है, ऑफिस आईओ होते हैं, इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर जो बोला करते हैं जिनको, वो फ्रेम अप करने में आपको हेल्प मिलती है। कब से कर रहे हैं, मैंने ये बोल दिया था कि 12th क्लास के बाद जब मैं कॉलेज में गया तब मेरे को अपनी इंग्लिश के ऊपर एक्चुअल में लगा था ये चीज़ें। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है घूम फिर के तीनों इंटरव्यूज में ये पूछे गए थे। अब आ जाते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मोस्टली आपसे भी पूछे जाएंगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग से पूछने के व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो मैंने एक पॉइंट ऑप्टिमिस्ट बोलता था, टीम प्लेयर टीम लीडर बोलता था, क्योंकि इसका रीज़न यही हुआ करता था कि ऑल्टरनेट व्हीकल को ले आऊँगा। और क्विक लर्नर, ये भी मैं अटेम्प्ट कर दिया करता था। बट पॉइंट ये याद रखिए कि जैसे ही आप स्ट्रेंथ बोलते हो, वो आपसे उसका मैनिफेस्टेशन पूछेंगे कि आप अपनी लाइफ के कोई 2-3 एग्जांपल दो जहाँ पे आपने स्ट्रेंथ को यूज़ किया है। ऑप्टिमिस्ट में जो है कि आप कुछ मतलब बोल सकते हो कि आप ऑप्टिमिस्ट हो, इसका क्या मतलब है। तो मैंने एक लाइन बोला करता था कि मैं देयर इज ऑलवेज अ वे आउट ऑफ द थिंग, मतलब कि हमेशा एक रास्ता होता है, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो ना तो लुक डीपर, ट्राई हार्डर। और फिर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल दिया था, हाँ, वो आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी फ्रेम कर सकते हो। टीम प्लेयर में मैं ओल्ड टेरेन व्हीकल ही बोलता था। क्विक लर्नर, ये एक चीज़ होती है, तो मैंने उसमें ना बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल दिया कि मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, अभी मैं 2 साल जॉब करके आया हूँ, उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और मैंने सारे आईबीपीएस और आरआरबी के पीओ क्लर्क के सारे एग्जाम क्लियर कर दिए। तो मैं क्विक लर्नर तो हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक प्रूफ डाला है कि मैं क्विक लर्नर कैसे हूँ। अच्छा, फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई ये क्विक लर्नर हो, आप इसको बैंक में कैसे यूज़ करोगे। तो आप पढ़ा पढ़ाया पॉइंट मिल गया आपको कि भाई कोई भी नई चीज़ आई है, नया प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट आया है, नए टाइप का लोन आया है, नई टाइप की स्कीम आई है, उसको आप क्विकली लर्न करोगे, क्विकली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लोगे कि भाई और किसी को आता नहीं, मेरे को आता है, तो मैं इस चीज़ का एडवांटेज ले लूंगा और वो बैंक के फेवर में जाएगा। उसके बाद वीकनेस, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाएगा स्ट्रेंथ के बाद। ये मैंने ये भी फैब्रिकेट किया था कि एज सच क्या होता है कि छोटी छोटी वीकनेसेस होती हैं, कुछ वीकनेसेस ऐसी होती हैं जो आप शेयर भी नहीं करना चाहते, तो वो बताओ वीकनेसेस। जो वैसे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, वेट अ मिनट, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें ना स्ट्रेंथ को कैसे फैब्रिकेट करना है, अगर आपकी है तो कैसे करना है, नहीं है तो कैसे करना है, और वीकनेस के ऊपर भी सिमिलरली। बट जनरली वीकनेस के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ, वीकनेस आपकी ना बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे। तो मैंने बोला था कि भाई आई डू हैव लैक ऑफ डेलीगेशन, मेरे को डेलीगेट करनी नहीं आती, क्योंकि मैं अच्छा वो एक्सप्लेन करवाने के लिए पूछा उन्होंने एक बार, तो आई टोल्ड देम कि मैं फैमिली में सबसे एल्डेस्ट किड हूँ, तो मैंने सब चीज़ें ऑन माई ओन की हैं, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो अब मेरे को ना आदत उस तरह की बन गई है कि सब चीज़ें मुझे खुद से करने की जो है आदत पड़ गई है। तो अब उसके बाद ना वीकनेस के बाद हमेशा एक तो एग्जाम्पल रेडी रखो कि क्या एग्जाम्पल रहा है लाइफ में, जैसे मैंने ये दे दिया। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, इससे वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपको कल कुछ चीज़ों को अगर उनकी कमियां पता चल जाती, खामियां पता चल जाती, तो आप उसको इम्प्रूव करने की आपके अंदर एक कला है। तो मैंने बोला था कि आई एम प्रैक्टिसिंग डेलीगेशन, छोटे छोटे काम जो जरूरी नहीं होते मैं दूसरों को दे देता हूँ, और स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो मैं खुद करूँ, बाकी मैं डेलीगेट कर देता हूँ। तो इस तरह से करके मैंने आंसर दिया। एक एक बार मैंने इंटरव्यू में डिसऑर्गेनाइज्ड भी बोला था कि मेरी जो आदत हो रखी है ना, क्योंकि अभी तक पर्सनल लाइफ ही चल रही है, तो मेरे को ना थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड रहने की आदत है। बुक्स मेरे को सारी की सारी अपने बेड पे चाहिए, पानी यहीं चाहिए, खाना यहीं चाहिए, तो मैं मतलब इस तरह होता हूँ कि एट हैंड हो हर कोई चीज़ आपके हाथ की डिस्टेंस पे हो। तो वो मैंने बोल दिया था, बट उन्होंने कहा कि ये तो बैंक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इस तरह से वैसे रहेंगे। देन आई टोल्ड देम कि ये ना मेरी पर्सनल लाइफ का तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है मैं कॉलेज में जब जाता था वहाँ नहीं करता था, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। और क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि बैंक में सिलेक्शन के बाद आई विल बी हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर, तो मेरे को चीज़ें मैनेज करनी है, और मैं ही अगर डिसऑर्गेनाइज्ड होऊंगा तो बाकी स्टाफ भी वैसे हो जाएगा। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं आई विल मेक श्योर कि ये प्रोफेशनल लाइफ में ना बीच में आए। उसके बाद होम टाउन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे से भी पूछा गया। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मैंने हिसार बोला। उन्होंने पहला ही चीज़ पूछी कि मीनिंग क्या है, हु फाउंडेड इट एंड व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। देखिए अगर आपकी सिटी के बारे में ना आप छोटा सा भी रिसर्च कर जाते हो ना, विकीपीडिया पे हिसार सर्च करते ही पहली चीज़ ये आ जाती है कि इट वॉज फाउंडेड बाई फिरोज शाह तुगलक, ये सुल्तान ऑफ दिल्ली थे। और इसका मतलब क्या है मेरे को पर्शियन में इसका मतलब था ये नहीं पता था, बट मेरे को ये पता था कि इसका मतलब होता फोर्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको विकिपीडिया के पहले पेज पे मिल जाती है, अपने सिटी और स्टेट की कम से कम ये पढ़ के जाइए। हाँ, उसके बाद उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन आए थे कि हरियाणा जो मेरा होम स्टेट है इसकी फॉर्मेशन को लेके, क्या ये स्टार्टिंग से फॉर्म हुआ था, तो मैंने बताया कि नहीं, पंजाब और हरियाणा का डिवीजन हुआ था उस टाइम पे, ये 1 नवंबर 1966 को ये बना था। वैन का आंसर मैंने दे दिया कि ये कब बना, और रीज़न मैंने दे दिया था कि भाई ये लैंग्वेज जो है ना वो एक बेस बना था इसको वो करने का। जैसे ही वो लैंग्वेज की बात आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हरियाणवी एक लैंग्वेज है। देन आई टोल्ड देम नो, इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ डायलेक्ट। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में क्या फ़र्क है, और एक दो फॉलोअप क्वेश्चन आए थे, तो उसके बीच में मैंने कह दिया था कि हरियाणवी की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये डायलेक्ट है। ओवर फ्यू किलोमीटर्स इट इट कीप्स चेंजिंग। हरियाणवी ना हर कोने में एक तरीके से नहीं बोली जाती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोली जाती है। जैसे पंजाबी है उसकी एक लिपि है फिक्स, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि गुरुमुखी है जैसे, बट हरियाणवी की ऐसी कोई लिपि नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद भी एक दो क्वेश्चन हुए थे इसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि मोस्ट एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड कमोडिटी क्या है या प्रोडक्ट क्या है हरियाणा के। अब एग्जैक्टली ये स्टेट वाइज कंट्री का आपको याद रहता है कि इंडिया क्या इंपोर्ट करता है क्या एक्सपोर्ट करता है, आपको अपने स्टेट का जनरली नहीं पता होता। तो मैं श्योर नहीं था, बट मैंने फिर भी आई टुक एन अटेम्प्ट कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर। और अगर आपको जब क्वेश्चन नहीं पता होता तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप श्योर नहीं है, बट स्टिल यू टुक एन अटेम्प्ट, ये अच्छी चीज़ है। बट ब्लफ मत करना कि मैं सीधा यही बोल देता विदाउट सेइंग कि आई एम नॉट श्योर।
इसमें मैंने बोला था कि व्हीट इन एग्रीकल्चर जो है वो हमारा एक्सपोर्टेड मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी है एग्रीकल्चर में। और टू व्हीलर और फोर व्हीलर, क्योंकि हरियाणा में मानेसर में बहुत सारी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की, बहुत सारी तो नहीं है, फोर व्हीलर में मारुति है, बट एक दो सब्सिडरी कंपनी उसी की है। और टू व्हीलर में होंडा है, हीरो है, ये सब है। तो मैंने ये बोल दिया था, जो कि करेक्ट आंसर था, ये वाला भी करेक्ट था। बट इम्पोर्टेड कमोडिटी का मुझे भी नहीं पता था। बट हाँ, मैं ऑयल पे अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि हरियाणा में इतनी ऑयल नहीं बनती है जो एडिबल ऑयल होती है, तो मैं बोल सकता था, बट मैंने नहीं बोला वो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जैसे ही मैंने हाँ टू व्हीलर का जब ये बोला था, तो उन्होंने ये पूछा था कि सिग्निफिकेंस क्या है टू व्हीलर की इकोनॉमी में। इसके ऊपर मैंने बड़ा ही एक अच्छा सा आंसर दिया था, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था। तो मैंने उनको बोला था कि फोर व्हीलर जब आपकी इंडस्ट्री में, मतलब कंट्री में बढ़ते हैं, तो उसका मतलब होता है कि रिच क्लास वो है, रिचर होती जा रही है। बट टू व्हीलर की जब काउंट बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है, टू व्हीलर जनरली वो मतलब जो पॉवर्टी के रेशियो में अगर आप देखोगे, तो पॉवर्टी के रेशियो में सबसे नीचे जो आते हैं वो टू व्हीलर को बाई करते हैं, एक शौकिया तौर पे लेते हैं, एक मजबूरन उसी को वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसी को फैमिली मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो टू व्हीलर का मतलब है कि जो निचला तबका है ना, वो ऊपर उठ रहा है, और वो अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है कि टू व्हीलर का यूज़ कर रहा है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि काफ़ी अच्छा आंसर था ये आपका। उसके बाद हाँ, एजुकेशन रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उन्होंने मेरे से पहले से ही आई थिंक ये क्वेश्चन फ्रेम कर रखा था कि ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बीच में आपका गैप ईयर है, क्यों है। तो मैंने जस्टिफाई किया था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन रिजल्ट से रिलेटेड पूछे थे कि क्या आपका हुआ कि नहीं हुआ। आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि आई कुड नॉट क्रैक आईआईटी इन द सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो। तो फिर मैंने जो कॉलेज मेरे को मिल रहा था वो मैंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने कैपिलरी ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। कैपिलरी ट्यूब होती है ऐसे ऐसे कुछ एक हुआ करता था, कंसेप्ट ध्यान तो था, बट मेरे को नहीं श्योर नहीं था। आई जस्ट सेड अ सिंपल सॉरी, हो गया वहाँ पे काम। सॉरी कहना कोई गलत चीज़ नहीं है, आपको सब नहीं आता है, आइंस्टाइन नहीं ढूंढ रहे हो आपके अंदर, उनको एक एम्प्लॉय चाहिए जो सही है, अच्छा है, जो उसको आता है वो बोलता है, जो उसको नहीं आता वो नहीं बोलता, दैट्स ऑल। हाँ, उसके बाद अगर आपका कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेरे से पूछे गए कि आप मतलब दो प्राइवेट कंपनी में मैंने काम किया था, स्वराज माजदा लिमिटेड में और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में। इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार तो प्रोफाइल से रिलेटेड पूछा गया था कि आपका वहाँ काम क्या था। फिर उन्होंने पूछा था कि वाई लिविंग इंजीनियरिंग कोर फील्ड, जबकि आपको कोर फील्ड की जॉब मिली हुई है, उसी में आपने ग्रेजुएशन की है। तो मैंने कुछ पॉइंट यूज़ करे थे कि सर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर रिसेशन आता है तो वहाँ पे जो है कि फायरिंग शुरू हो जाती है। तो आप मान नहीं सकते कि आपके पास एक स्टेबल जॉब है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफ़ी कम है वहाँ पे, वीकेंड्स पे भी काम होता है। डे एंड का कोई हिसाब किताब नहीं है, रात को 8-9 बजे तक आप काम कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी प्रेशर वाली जॉब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, जब आपके पास एक बेटर पैकेज है प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए मैंने पब्लिक सेक्टर के एडवांटेज काउंट करवाए थे। जैसे कि इसमें भी सेम पॉइंट थे, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग में। एक मिनट कहाँ गए। हाँ, ये जो एडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, वही मैंने यहाँ काउंट करवाए थे, और वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग में भी मैंने यही पॉइंट काउंट करवाए थे कि पे एंड पर्क्स अच्छे हैं, अलाउंसेस अच्छे हैं, जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, टाइमिंग्स का एक फिक्स है, जब तक कोई प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं आ जाती, तब तक इन जनरल बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब ये नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग ली क्यों थी, क्योंकि मार्क्स अच्छे आए थे, उस टाइम पे यही ट्रेंड चल रहा था, घर वालों के सजेशन बहुत मैटर करते थे, लाइफ के उस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। और दूसरा, फिर मैंने इंजीनियरिंग के नेगेटिव्स काउंट करवा दिए थे कि जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है, और सॉल्यूशन में मैंने ये दे दिया था कि भाई एडवांटेज क्या है एमपीएस 20 के। उसके बाद एक बार इंटरव्यू में उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इंजीनियरिंग आपने करी, डोंट यू थिंक इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी टाइम एनर्जी, ये सब किया। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना हम्बली एक पॉइंट
को रखा था कि सर आई वुड लाइक टू डिफर इन दिस ओपिनियन, बिकॉज आई थिंक जो भी वैल्यू एडिशन आज मेरी लाइफ में हुई है, जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है, जो भी मैं आज क्रैक कर पा रहा हूँ, जो आज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पीओ को क्रैक कर दिया, उस सब की जो वैल्यू है ना वो मुझे इंजीनियरिंग से ही मिली है। वहाँ इतने सारे कोर्सेज हुआ करते थे, इतनी सारी प्रेजेंटेशंस हुआ करती थी, तो आज भी जो भी मैं हूँ तो वो उस बीटेक की वजह से ही खड़ा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने पॉइंट को डिफेंड किया था। हम्म, हाँ, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गवर्नमेंट आप एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लेके आ रही है स्टार्टअप्स के लिए, तो व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसमें क्यों नहीं जा रहे? तो मैंने दो तरीके से डिफेंड किया था कि एक तो सर मेरे को अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मैं ऐसे ही ब्लाइंडली जाऊंगा तो मतलब आई वुड, मतलब फॉर श्योर आई विल फेल, मतलब कि वहाँ पे। और दूसरा मैंने थोड़ा मिडिल क्लास का बीच में ले आया था कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज के ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, और आप ऑल ऑफ ए सडन एंटरप्रेन्योरशिप में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है। वो या तो आप एक एक्सपीरियंस के बाद या एक कॉन्फिडेंस के बाद आप वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने उसको पॉइंट को रखा था वहाँ पे। उसके बाद हाँ, इंजीनियरिंग रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे मेरे से एक बार, कि कोई शायद पैनल में इंजीनियर रहे होंगे, तो और ये होता है तो आप ब्लफ ना करना, वहाँ पे जनरली मिल सकता है, आपसे पहले भी इंजीनियर्स का यही हाल हो रखा था। तो टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में बेसिक सा डिफरेंस पूछा था मैंने, बता दिया था, बट एक क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा डीप जाके उन्होंने पूछने की कोशिश की थी, उससे मैंने सॉरी बोल दिया था कि मेरे को नहीं आता, बट हाँ, ये मैंने डिफरेंस जो है वो बता दिया था उनको। फिर उन्होंने एक बार पूछा मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपका इंजीनियरिंग में, ये जनरली पूछ लेते हैं वो, क्योंकि वहां से फिर वो आपको डीपर डिग करेंगे कि भाई अगर ये फेवरेट के बारे में इसको नहीं पता तो फिर मतलब देन इट्स ए पुअर पिक्चर। तो मैंने बोल दिया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रही है। फिर उन्होंने पूछा कितने मार्क्स है, अब ये देखिए यहाँ पे वो अवेयरनेस चेक कर रहे हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, बट आपको मार्क्स याद नहीं है। तो ये मेरे को पता थे, 135 आई स्कोर्ड आउट ऑफ 150। तो ये मैंने बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि, तो जनरली क्या होता है बहुत सारे सिविल के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो बना है दिल्ली, ये लाइक हमारी ब्रांच देख रही थी, एक दो बार मैं प्रोजेक्ट की विजिट पे भी गया था। तो जनरली क्या होता है उनके दिमाग में सिविलियन प्रोजेक्ट ही होते हैं, तो उस ड्राइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्योंकि मैं सिविल से नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होगा, मैंने सॉरी बोल दिया। यूसेज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन बैंकिंग, हाँ, आपने क्या पढ़ा है उसका यूज क्या है? अगर वो नहीं भी बोलते ना तो मैं इस पॉइंट को यूज करता, क्योंकि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, किसी और क्वेश्चन के आंसर में बोल देता। तो उन्होंने जैसे ही वो बोला तो इंजीनियरिंग के यूसेज मैंने जो है तैयार कर रखे थे, वो मैं यहाँ पे ले आया। क्योंकि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हूँ, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है वो काफ़ी मतलब पुराना है, और जनरली टेक्नोलॉजी इज़ वेरी रैपिडली चेंजिंग डोमेन, यहाँ टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरे को यूज़ हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी में। और बिकॉज आई एम फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ऑटो लोन्स वगैरह में मैं अपनी जो है स्पेशलाइजेशन वो यूज़ कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैंक, और उनके साथ अच्छे से टाई अप कर सकता हूँ, लोन का एक अच्छा पैकेज बना सकता हूँ, लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ। और दूसरा फिर अगर मान लो मैंने टीम प्लेयर वाला पॉइंट वहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो जैसे उन्होंने पूछा कि आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्या यूज़ है, तो मैं इसको यहाँ ले आया करता था। और टीम प्लेयर और टीम लीडर और फॉलो अप क्वेश्चन वही हुआ करते थे जो मैंने ओल्ड टायरन व्हीकल के बताए। तो समहाउ ना जो आपकी अपनी नॉलेज है वो आपको घुसानी है कहीं पे, बिकॉज अगर वो आप नहीं घुसाओगे तो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछेगा आपसे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेटेड पूछे गए थे कि सो एंड सो पर्सन इज नॉट पेइंग बैक हिज लोन, हाउ वुड यू कन्विंस हिम। तो मैंने उस टाइम पे पॉइंट यूज़ किए थे कि मैं उसको दोनों चीज़ें बताऊंगा, एक उसका एडवांटेज बताऊंगा कि अगर आप ये लोन पे बैक कर देते हैं तो जो है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी, आप आगे से आपको लोन्स अच्छे मिलेंगे, और अगर आप ये पे बैक कर सकते हैं तो मैं आपको ये बेटर प्लान दे सकता हूँ जिसमें आपको और ज़्यादा क्रेडिट अवेल करवा सकता हूँ। और दूसरा, अगर आप ये नहीं पे बैक करोगे तो गवर्नमेंट के कुछ एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग आपकी रिकवरी बन सकती है और आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, इन फ्यूचर आपको कभी लोन चाहिए हुआ तो आपको दिक्कत आएगी। मतलब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों बताऊंगा। पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नेगेटिव ना वो एक ऐसा हो जाएगा कि आप डरा के लोन निकलवा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको डीप साउथ में पोस्टिंग कर दी गई है,
और मैंने पॉइंट यूज़ किया कि मेरे को इंग्लिश आती है सर। तो उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, ना उनको हिंदी आती है और ना इंग्लिश आती है, हो सकता है वो डीप साउथ में रूरल में पोस्टिंग हो गई आपकी, तो आप अपने आइडियाज़ को कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो अगेन देखिए आप अपनी चीज़ों को कैसे ले आओगे यहाँ पे। क्विक लर्नर ये मैंने अपनी स्ट्रेंथ में बोला हुआ है, ये पॉइंट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो क्विक लर्नर को मैंने फिर यूज़ किया कि सर आई एम वेरी क्विक लर्नर, और जो वहाँ की लैंग्वेज होगी ना उसके बेसिक बेसिक मैं सीख लूँगा जहाँ पे भी मैं पोस्ट होऊंगा। और जैसे हाँ, जैसे मैंने ये बोला कि क्विक लर्नर और आप लैंग्वेज सीख लेते हो, तो उन्होंने फिर अगेन कोई क्वेश्चन यूज़ कर लिया, या फिर मैं खुद ही उसको ले आया करता था। कि जैसे सर मैं रोपड़ में पोस्टिंग था, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों को पंजाबी आती थी स्टाफ को। तो मैं पंजाबी मैंने बेसिक सीख ली थी, और मतलब थोड़ा बहुत मैं बोलना भी आ गया था। तो उन्होंने कहा कि आपको पंजाबी आती है? मैं कहा नहीं सर, थोड़ा बहुत मैं बोल लाइक आई कैन कम्युनिकेट, थोड़ा बहुत मैं बेसिक आइडिया लगा सकता हूँ। तो बोले कि कुछ बोल के दिखाओ, तो मैंने वैसे ही कुछ बोल दिया था शायद, तुसी मैंने की पूछना चाहते हो, मतलब इस तरह करके एक छोटी सी लाइन बोली थी। और वो काफ़ी अच्छा सा पॉजिटिव वाइब हो गई थी कि वो दे लाफ्ड एट इट, और उन्होंने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। अच्छा, और जब तक मेरे को पंजाबी या वो कोई लैंग्वेज नहीं आती है डीप साउथ की, तब तक मैं लोकल सबॉर्डिनेट स्टाफ की हेल्प लूँगा। मान लो कोई आपके कस्टमर आए हैं, तो आप अपने उस मतलब स्टाफ को बुला लो जिसको वो आती है, आप उसको कहो कि ये आपको क्या बोल रहा है वो आपको समझाए, मतलब, और आप जो बोल रहे हो वो उसको समझाए। तो मतलब आप अपने स्टाफ का यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको नहीं आती है, और ओवर द टाइम आप मतलब थोड़ी बहुत वो लैंग्वेज सीख लो। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी देखिए एटीट्यूड और बिहेवियर में ही आता है। विल यू लीव बैंकिंग फॉर एसएससी? हालांकि मैंने छोड़ा, वो पहले से पता होता है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों का यही होता है, वो छोड़ जाते हैं। बट आपको उस पॉइंट पे ये बात नहीं बोलनी है, उनको भी पता है आंसर, बट आपको उनके सामने बोल, देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उनको नहीं पता, उनको पता है, बट वो यही चीज़ तो चाहते हैं कि आप कितना आर्टिकुलेट हो, आप कितना अच्छे से आंसर फ्रेम करते हो, क्योंकि कल को कस्टमर्स जब आएंगे तब भी आपको यही करना है। तो मैंने बोल दिया था कि सर एसएससी में जो है प्रमोशंस बाकी काफ़ी स्लो हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक होता है। और बैंकिंग में क्योंकि फास्टर प्रमोशंस हैं, पे एंड पर्क्स अच्छे हैं, लोन्स अच्छे हैं, आपको काफ़ी लो इंटरेस्ट पे जो है मतलब लोन मिल जाते हैं, होम लोन काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं। तो वाई वुड आई लीव, मतलब जब मेरे को प्रमोशन अच्छा मिल रहा है, पे अच्छा मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा? तो मतलब ये मैंने वहाँ पे आंसर फ्रेम कर दिया था। अच्छा, एक बार उनसे पूछा, उन्होंने पूछा मुझसे, व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड? देखिए यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप फेलियर को कैसे लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर, अच्छा दूसरा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप इसको डिफेंड करिए, और नहीं तो एक सेकंड आंसर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने उनको बोला था सर कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने चारों जो है रिटर्न क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आपके सामने इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कर दूंगा वैसे तो क्लियर। बट हाँ, स्टिल अगर नहीं सिलेक्ट होता, मैं नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूंगा। उन्होंने इसका काउंटर क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो नेक्स्ट ईयर भी आपका नहीं होता है, और मान लो सारी अटेम्प्ट भी आपकी वैनिश हो जाती हैं, देन आई गिव अ वेरी गुड आंसर कि सर लाइफ में मतलब मेरे अच्छे एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब करी है, तो आई विल डू समथिंग गुड विद माई लाइफ, ये मैं भरोसा है। बट मेरे को उससे पहले ये भरोसा है कि मैं बैंक के निकाल दूंगा। तो आपको वो फेलियर एक्सेप्ट करने की वो रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो नहीं होता है, तो यू विल डू समथिंग गुड। उसके बाद हाँ, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ये आपको सभी को पता है, बट ओवरऑल मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। आरबीआई के बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गए थे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया था, करेंसी के बारे में क्वेश्चंस रेज हुए थे, पर्पस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, बहुत से बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, ये मत करो यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक बार हुंडी सिस्टम मेरे से पूछा गया था कि हुंडी सिस्टम क्या है, क्यों है, इसका जेनेसिस कैसे हुआ था, ये मेरे को पता था। एनपीएज जो हैं, वो एनपीए के ऊपर जब बात आ जाती थी घूम फिर के, तो एनपीए और इसके टाइप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार ये पूछा गया था, हाउ एनपीए प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड, तो आपको उसके लिए सजेशन देने पड़ेंगे कि भाई हमें ड्यू डिलीजेंस बढ़ानी पड़ेगी पहले तो अपनी, ताकि ऐसा कुछ हो ही ना। दूसरा, फिर आपको फॉलो अप्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से सीखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो हम रेड टेपिज्म के नाम पे ब्यूरोक्रेसी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा होती है प्राइवेट बैंक से, तो उन पॉइंट्स को मैंने रेज किया था।
हाँ, आरआरबी के इंटरव्यू में स्पेसिफिकली कुछ लैंड होल्डिंग से के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपकी लैंड कहाँ पे है। फैमिली बैकग्राउंड पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं हम। दो तीन फार्मिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह क्या है, कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं आपके वहाँ, कौन कौन से जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उनकी जो है वो कल्टीवेशन होती है। सीजन ऑफ जो बाजरा, इनका सीजन पूछ लिया गया था। एक दो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इसमें। वो मैंने बोल दिया था कि सर बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, और मतलब एक पीढ़ी पहले हमारी ये एग्रीकल्चर में थे हम, तो आई डोंट नो दीज थिंग इन वेरी डिटेल, बट आई विल लर्न। एनी सजेशन यू विल गिव टू एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में आपको क्या लूप होल्स नज़र आते हैं और क्या आप उनको इम्प्रूव करने के लिए करने वाले हो। तो मैंने एक रिसेप्शन डेस्क का आइडिया दिया था कि भाई जनरली हमने देखा कि जो कस्टमर्स आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो कभी गार्ड से पूछते हैं, कभी एक विंडो पे जाते हैं, सर मेरे को ये करवाना था, फिर वो उनको बताते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि रिसेप्शन डेस्क बना दिया जाता है कि वहाँ से जो है लोगों को वो अच्छे से गाइड कर सके, तो ताकि केओस भी ना हो और प्रॉपरली मैनेज्ड भी हो। बट उन्होंने फिर वो मैन पावर का इश्यू ले आए थे कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मैन पावर के साथ, तो मतलब थोड़े से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो गए थे हमारे इंटरव्यू में। बट अगेन, आपको अगर मान लो उनसे डिफर कर रहे हो ना, तो आपको हम्बली डिफर करना है। यस सर, आई थिंक यू आर राइट सर, इस तरह करके आपको पॉइंट को टाल देना है। अगर आप वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हो अपने पॉइंट को लेके, देन इट विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नेगेटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, तो मैंने एनपीए का बोला था। एनपीए के पीछे दो तीन क्वेश्चंस आए थे। रीजंस जो मैं ऊपर अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई क्या रीजंस हो सकते हैं, कि भाई ज़्यादा टारगेट दिया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक को कि ये कंप्लीट करो, तो शायद वो रीज़न हो सकता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो सकती है, और फॉलोअप्स हो सकता है हम नहीं ले रहे हो। तो ये मैंने रीजंस अपने वहाँ पे बताए थे। और एटीएम्स असेट और लाइबिलिटी फॉर बैंक्स, हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा था, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था, नेवर, और ना मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चंस होते हैं। बट स्टिल आई जस्टिफाइड इन इट समहाउ कि आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर्स कि भाई वो लॉस क्रिएट कर रही है या फिर वो प्रॉफिट क्रिएट कर रही है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर ये लॉस भी क्रिएट कर रही है तो लॉन्ग टर्म में हमें रेवेन्यू देंगे, क्योंकि एटीएम्स पे अगर लोग जा रहे हैं तो कैश के लिए, पासबुक प्रिंटिंग के लिए, बैलेंस जानने के लिए वो ब्रांचेज में कमाएंगे। ब्रांचेज में कमाएंगे तो हमारा जो मैन पावर है उसकी यूटिलाइजेशन हम अच्छे बेटर तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर हम जैसे चार क्लर्क्स को लेके चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर लोग डिपॉजिट कम करवाने आते हैं और विड्रॉल कम आते हैं, तो हम दो क्लर्क से काम चला सकते हैं, तो हम वहाँ पे कॉस्ट बचा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इट इज़ एन एसेट, और शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो द फिगर्स जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ, जीके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। हर इंटरव्यू में दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जीके से रिलेटेड। मेरे से ना क्रिकेट से रिलेटेड उस टाइम कोई सीरीज चल रही थी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने मतलब पूछा था। क्रिकेट में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने हम्बली जो है सॉरी बोल दिया था। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप न्यूज़ में नहीं पढ़ा, तो मैंने उनको बोला था कि सर मैं वो सेक्शन पढ़ता नहीं हूँ जनरली, स्पोर्ट्स का जो सेक्शन होता है। तब उन्होंने पूछा कि आप फिर कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक हिंट है, आप मना कर रहे हो बट स्टिल एट द सेम टाइम आप ये कहने का क्या इंटेंट है आपका, कि मैं ये सेक्शन नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है ना कि वो पूछेंगे अब कि कौन सा सेक्शन पढ़ते हो। तो मैंने बोल दिया था कि सर मैं डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। अब ना ये बहुत ही रिस्की चॉइस थी, मुझे बाद में समझ में आई कि वो कुछ भी पूछ सकते थे और ये स्ट्रेटेजी बैकफायर कर सकती है। तो जो भी बोलो ना, वो आप बहुत सोच के बोलो कि उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि जब मैंने ये बोला तो उन्होंने पहला पॉइंट, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिफेंस दोनों को रिलेट करते हो, तो पहला दिमाग में आपके पाकिस्तान ही जाता है। उन्होंने बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ लिया, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देन आई पुल्ड सम टॉपिक्स, कि जे एंड के का टॉपिक मैं उठा लाया था, ट्रेड का टॉपिक मैं उठा लाया था, और एक जो बिगर जो रीज़न है वो टेररिज्म को उठा लाया था, और टेररिज्म में कैसे वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, वो उठा लाया था। मतलब एक दो पॉइंट जिनके पीछे कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने पूछे, मैंने आंसर कर दिए, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए काम कर गया। बट हाँ, बहुत रिस्की चॉइस थी ये, इसमें कुछ भी पूछ सकते थे वो। हाँ,
बजट रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए थे कि किस उसके अंडर कितना बजट है, एजुकेशन के ऊपर इंडिया में ओवरऑल कितना डाला जाता है बजट, और कितना होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। मतलब क्योंकि उस टाइम पे मतलब बजट से रिलेटेड काफ़ी हाइप हो रखा था मार्केट में, और जो भी मैंने आंसर दिया उसके ऊपर एक दो फॉलोअप क्वेश्चन आए थे, एक दो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आए थे, हर बार पूछे जाते थे। जनरली एक मैडम हुआ करती थी, वो कंप्यूटर के ही क्वेश्चन पूछा करती थी, शायद वो जो है कंप्यूटर सेक्शन उन्होंने फीमेल्स को ही जो है वहाँ पे दे रखा है, क्योंकि जनरली जितने भी इंटरव्यूज में मतलब तीनों इंटरव्यूज में जो लेडी थी उन्होंने मेरे से कंप्यूटर के ही क्वेश्चन पूछे थे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि भाई मेरे अपने इंटरव्यू से मेरे क्या कंक्लूजन है। देखिए, हिंदी बोलिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर टू गिव बेस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आ जाएंगे आपके पास। ये चीज़ें जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, सेल्फ के बारे में, फैमिली, होम टाउन, स्टेट। इफ़ यू डोंट नो समथिंग डोंट ब्लफ, पकड़े जाओगे, बहुत पुअर पिक्चर होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, उनको गलत ये लगेगा कि आपने पैनल का टाइम वेस्ट किया है। हम्बली आप सॉरी बोल दो। हिंट्स थ्रो करो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो ऑल अबाउट इट। उन चीज़ों के बारे में हिंट थ्रो करो जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट है। नहीं आता है, हिंट डाल दी, फंस गए आप। रीड बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग योर स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, जो भी आपका स्ट्रीम रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाओ। रीड बैंकिंग इन डिटेल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गो थ्रू करंट अफेयर्स, रिसेंटली कुछ हुआ वो जरूर पूछ लेते हैं। बी रेडी फॉर सम क्वेश्चंस ऑन योर प्रीवियस जॉब, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस रहा है तो पीछे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेट अ मिनट, ये कंक्लूजन नहीं था, यहाँ पे हेडिंग थी कि अब मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा उनके टॉपिक्स पे। स्ट्रेंथ्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आपकी अगर नहीं है आपको क्या बोलनी चाहिए, वीकनेस पे भी अगर आपकी नहीं है तो क्या बोलो, है तो क्या बोलो, हॉबीज़ के ऊपर इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। ड्रेस कोड, डूज एंड डोंट्स, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के आंसर, जैसे मेरे से पूछा गया था कि आप बैंक में हैं और साउथ में पोस्टिंग हो गई है, इस टाइप के क्वेश्चन। गैप ईयर अगर आपका है तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे, स्ट्रीम आपने चेंज किया है कुछ, मान लो ट्वेल्थ में नॉन मेडिकल थी, बाद में आपने आर्ट्स ले ली, उसका जस्टिफाई कैसे करना है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आंसर करेंगे, और प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी, इसके ऊपर बताए जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं जिनमें आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में वो नीचे डाल दो, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो, और आई विल ट्राई टू इंक्लूड दोज टॉपिक्स इनटू दीज वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, आपको अपने बारे में ही जानना है, बट डिटेल में जानना है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।